पर लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ट्रेडिशनल अप्रोचेस। क्या क्या दिक्कतें थी ट्रेडिशनल अप्रोचेस की? है ना? तो उन सब दिक्कतों को खत्म करने के लिए क्या आया? मॉडर्न अप्रोचेस। मॉडर्न अप्रोचेस के आने के और भी बहुत सारे रीजन थे। क्या क्या रीजन थे? एक, बोली, फ्री नेशंस, नई, कोलोनाइजेशन वाज एंडिंग, न्यू नेशंस इमर्ज। ठीक है, न्यू नेशंस इमर्ज। दूसरा, साइंटिफिक, उसको नाम क्या दिया साइंटिफिक वाले को? यस, ठीक है, बिहेवियरलिज्म आया। बिहेवियरलिज्म की क्या क्या खास बातें थी जिसके बारे में हमने कल बात करी थी? फिर से रिवाइज करें उसको कि आपने पढ़ लिया है, बताना पड़ेगा एक बार। पढ़ लिया? सिस्टम अप्रोच समझ नहीं आया, सिस्टम के बारे में बात करना है। बिहेवियरलिज्म आपकी समझ में आ गया था? बताइए बिहेवियरलिज्म क्या होता है? नहीं ऐसे ही बता दीजिए बैठे बैठे। ठीक है, हाँ, बिहेवियर से उन्होंने बोला था कि जो ये इंस्टीट्यूशनलिस्ट काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे इंस्टीट्यूशनलिस्ट? प्रिस्क्राइब कर रहे थे, हाँ, कि कैसी वैल्यूज होनी चाहिए सोसाइटीज में, है ना। और दूसरा क्या कर रहे थे? जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनको छोड़ दे रहे थे। हमने किसका एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम? यस, है ना, कि भाई नॉट ओनली इंस्टीट्यूशंस रेस्ट्रिक्ट द बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स, इट इज आल्सो द पॉलिटिकल एक्टर्स हु चेंज द बिहेवियर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इस वजह से बिहेवियरल अप्रोच आई। बिहेवियरल अप्रोच के कुछ कुछ पैरामीटर्स थे, रेगुलरिटीज, है ना, वैल्यूज, सिस्टमाइजेशन, साइंस, प्योर साइंस एंड ऑल दोस थिंग्स। इसी से मिलता जुलती एक चीज आई, सिस्टम। कल वाली अपनी क्लास में बोलते हैं ये वो वाला सिस्टम नहीं है जो गाड़ी के पीछे लिखा रहता है, सिस्टम मिला देंगे, है ना, वो वाला नहीं है। तो इस सिस्टम में जो सबसे पहला काम हुआ था वो साइंसेस में हुआ था, है ना। जैसे हमारी बॉडी में हम क्या बोलते हैं, क्या क्या है? बहुत सारे सिस्टम्स हैं। क्या है? सर्कुलेशन सिस्टम है ना, सर्कुलेशन सिस्टम है। दूसरा क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सब सिस्टम क्या काम कर रहे हैं? एक फंक्शन अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इनके जो एलिमेंट्स हैं क्या वो अकेले काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर ये मेरा हाथ है, इसे मैं लिखने का काम कर रहा हूं, है ना, इसका जॉब लिखना है, बट अगर मैं इसको बॉडी से अलग कर दूं, क्या ये तब लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा, है ना। तो सिस्टम अप्रोच वालों ने बोला कि एक तो हम इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करेंगे अकेले, है ना, स्टेट की बात नहीं करेंगे खाली, ये स्टेट में क्या हो रहा है, हम इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, नो स्टेट। ठीक है, स्टेट की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दे रहे हैं। कौन से इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट, रिलीजन, ये भी तो इंस्टीट्यूशंस है ना सोसाइटी में, है ना, इकोनॉमी, है ना। इन सिस्टम्स की बात को छोड़ दे रहे हैं। तो हम खाली स्टेट की बात नहीं करेंगे, हम सिस्टम की बात करेंगे, उसके अंदर सब सिस्टम की बात करेंगे, है ना। ठीक है, तो सिस्टम अप्रोच सबसे पहले किसने दी? लुडविग वॉन बर्टललेफी। ये एक वो थे, क्या थे? बायोलॉजिस्ट, लुडविग वॉन, लास्ट नाम बड़ा कठिन है, बर्टलनेफी, बर्टल एंड पी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले जो साइंसेस थी वहां पर जो डिवीजन था वो खत्म किया, है ना, और इनकी ही सिस्टम अप्रोच को सोशल साइंसेस में लाके इंपोज कर दिया गया। सोशोलॉजी वाले जो थिंकर्स थे, मॉडर्न, सॉरी, एनीवे, जो भी हमको नाम याद नहीं आ रहा, जो सोशोलॉजी वाले थे उन्होंने इनका यूज किया। इसी तरह ईस्टन ने, डेविड ईस्टन ने, या फिर एलमेंड ने, पावेल ने, सिडनी वर्बा ने, ऑल दीज थिंकर्स यूज दी सिस्टम अप्रोचेस फ्रॉम साइंसेस। तो डेविड ईस्टन ने सिस्टम अप्रोच यूज करके एक थ्योरी दी। उस थ्योरी का नाम क्या है बताइए भाई? सिस्टम अप्रोच को यूज करके डेविड ईस्टन ने कौन सी थ्योरी दी? इनपुट आउटपुट मॉडल दिया ना, इनपुट आउटपुट मॉडल। क्या है इनपुट आउटपुट मॉडल?
क्या था इनपुट आउटपुट मॉडल? उन्होंने बोला कि एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसका काम क्या है, जिसका काम है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। इसको अंडरलाइन कीजिए अपने नोट्स में, कहां लिखा हुआ है ये? मिला है ना? अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज काम है पॉलिटिकल सिस्टम्स का, उन्होंने ये बोला। अब इसमें अथॉरिटेटिव क्या है, एलोकेशन ऑफ वैल्यूज क्या है, समझना पड़ेगा ना। तो अथॉरिटेटिव उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू जो डिसीजन आएंगे वो बाइंडिंग होंगे, उनको कोई ये नहीं कह सकता कि हमको ये मंजूर नहीं है, तो इसलिए वो सिस्टम अथॉरिटेटिव होगा, है ना, जिसके डिसीजंस बाइंडिंग होंगे। ये डेफिनेशन किसी की याद दिला रही है? किसकी? वेबर पढ़ा है? लेजिटिमेसी, अथॉरिटी, पावर, है ना। स्टेट की क्या डेफिनेशन दी है वेबर ने? लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स, जो चीज कर सकती है वो स्टेट है। फोर्स यूज करने का अधिकार सोसाइटी में किसके पास है? स्टेट के पास। किस लिए है? अपने डिसीजन इंपोज करने के लिए। लेजिटिमेट वॉयलेंस का अधिकार किसके पास है? स्टेट के पास है ना। तो ये डेफिनेशन याद दिलाती है हमको वेबर की। तो उन्होंने बोला कि अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। व्हाट इज दिस एलोकेशन ऑफ वैल्यूज? व्हाट इज दिस एलोकेशन ऑफ वैल्यूज? रूल्स एंड रेगुलेशंस, या फिर किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा और कम मिलेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? स्टेट, जिसकी अथॉरिटी फाइनल एंड बाइंडिंग है। हु गेट्स वोट एंड व्हेन एंड हाउ विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट। ठीक है, मेक सेंस यहां तक? नोट स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि स्टेट की तो बात ही नहीं कर रहा डेविड ईस्टन, है ना, उसकी लड़ाई है स्टेट से। ठीक है, इसके खिलाफ भी बैकलैश हुआ। जब इसने स्टेट वर्ड यूज करना बंद कर दिया तो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स बाद में आए कि बोले ब्रिंग बैक द स्टेट, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है थियोडोर स्केपोल, है ना। उन्होंने बोला कि ये स्टेट की बात करनी शुरू करो, वरना ये पॉलिटिकल साइंस ऐसा लग रहा है जैसे सोशियोलॉजी में तब्दील होती जा रही है ना। क्या बोला था उन्होंने? इट हैज बिकम द हैंडमेड ऑफ सोशियोलॉजी। भैया पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, और गार्डनर ने बोला है पॉलिटिकल साइंस इज रिलेटेड टू स्टेट, इट इज द स्टडी ऑफ स्टेट, और आप स्टेट की बात नहीं कर रहे, तो आप तो इसको सोशियोलॉजी में तब्दील करते जा रहे हो, है ना। तो उन्होंने अपना डेविड ईस्टन ने अपना मॉडल दिया है। क्या नाम दिया उस मॉडल को? इनपुट आउटपुट मॉडल। क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है इसमें? उन्होंने बोला कि एक सिस्टम है वो मशीन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? मशीन की तरह काम करता है ना। मशीन में क्या डालते हैं हम? इनपुट, और उससे क्या निकल के आता है? आउटपुट। ठीक है, इनपुट डालते हैं, आउटपुट निकल के आता है, यही काम होता है ना। तो पॉलिटिकल सिस्टम में कौन कौन से इनपुट होंगे? दो तरह के इनपुट होंगे। पहला होगा डिमांड, दूसरा होगा सपोर्ट। डिमांड एंड सपोर्ट क्या क्या है ये? डिमांड तो है रॉ मटेरियल, भाई किसी मशीन में आप कुछ रॉ मटेरियल डालेंगे ना, इनपुट में रॉ मटेरियल डालेंगे ना, वो रॉ मटेरियल क्या है? डिमांड। और ये सपोर्ट क्या है? एनर्जी। किसी की भी हो सकती है, पॉलिटिकल एक्टर्स की हो सकती है, नेताओं की हो सकती है, ब्यूरोक्रेसी की हो सकती है, किसी की डिमांड तो किसी की भी हो सकती है, सिस्टम में सब है ना। सपोर्ट क्या है? एनर्जी। भाई एक मशीन चलाने के लिए एक तो इनपुट चाहिए, इनपुट में दो पार्ट होते हैं, एक तो रॉ मटेरियल और दूसरा एनर्जी, है ना। तो सपोर्ट काम करती है एनर्जी की तरह और डिमांड काम करती है रॉ मटेरियल की तरह, है ना। अब अपने नोट्स में हमको पढ़ के बताइए कि डिमांड में क्या क्या डिमांड उन्होंने बताई। डिमांड फॉर रेगुलेशन, दूसरा, बाकी लोग भी बताएं भाई, हाँ, पार्टिसिपेशन, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा मतलब समझ में आ रहा है इनका कि समझाएं? आ रहा है? सबको आ रहा है ना। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हो गया? हाउ,
बाय वोटिंग, एग्जैक्टली। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका वोटिंग। रेगुलेशन का इस मतलब समझ में आ रहा है क्या? लॉज बनाएं, सरकार से चाहते हैं ना कि हम पॉलिसी बनाएं, लॉ बनाएं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी चीज का, मटेरियल का, वेलफेयर का, है ना, सब चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। और कम्युनिकेशन मतलब हाँ कि जो भी सरकारी पॉलिसीज हैं वो लोगों तक कम्युनिकेट हों। ठीक है, ये हो गई डिमांड की बात। क्लियर है यहां तक सबको? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? अब आते हैं सपोर्ट पे। क्या क्या सपोर्ट है? मटेरियल सपोर्ट। क्या है वही मटेरियल सपोर्ट? पढ़ के मत बताइए मैम, ऐसे ही बताइए। हाँ, टैक्स हुआ ना, टैक्स ही हुआ, मटेरियल हुआ टैक्स। ये तो एनर्जी का काम करेगा, वरना एलोकेट क्या करोगे, बनाओगे क्या? दूसरा क्या है सपोर्ट? ओबीडियंस टू लॉज। तीसरा पार्टिसिपेशन इन, और कुछ कम्युनिकेशन। ये हो गई सपोर्ट। ठीक है, ये आपने सिस्टम की मशीन में डाल दिया, तो सिस्टम से क्या निकलेगा? आउटपुट। आउटपुट किस फॉर्म में होगा? यस, डिसीजंस एंड पॉलिसीज। अगर एक आउटपुट है तो उसको क्या बोलेंगे? डिसीजन, और बहुत सारे हैं तो पॉलिसीज। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई समस्या? एक चीज और होगी इसमें, फीडबैक। भाई जब एक मशीन आप चला रहे हैं तो कहीं वो मशीन हीट ना कर जाए, है ना, ज्यादा गर्म ना हो जाए, या कुछ आंतरिक खराबी ना हो, इंटरनल कोई इशू ना हो, उस बात को पकड़ने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म होगी। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। उसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम में भी एक फीडबैक मैकेनिज्म होगी जिसके थ्रू पता लगेगा कि लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, जो आउटपुट आ रहा है उससे लोग खुश भी हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है, दूसरा मॉडल क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शन। किसने दिया है? याद रहेगा, दो मॉडल सिस्टम अप्रोच के अंदर। पहला इनपुट आउटपुट गिवन बाय डेविड ईस्टन। ठीक है, दूसरा मॉडल स्ट्रक्चरल फंक्शनल गिवन बाय गैब्रिएल एल्मंड। ठीक है, गैब्रिएल एल्मंड ने भी सेम मॉडल दिया है ना, इनको 7 पॉइंट मॉडल भी कुछ बोलते हैं, है ना। उन्होंने भी क्या क्या बोला, इसको एक्सप्लेन करेंगे, आ जाएगा समझ, फिर से करें। उन्होंने कुछ सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक बताई, है ना। पहली क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव है ना, सब कुछ समेटे है अपने आप में। दूसरा क्या है? बाउंड्री है, इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन बहुत सारे सिस्टम हैं तो इस वजह से बाउंड्री। ये पॉलिटिकल सिस्टम, ये इकोनॉमिक सिस्टम, ये सोशल सिस्टम। ठीक है, और तीसरा क्या है? इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक सिस्टम में चेंज होने से बाकी में चेंज आता है ना। जैसे एलपीजी पॉलिसीज आई थी 1991 में, देवर इकोनॉमिक पॉलिसीज, लेकिन उनकी वजह से पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हुआ, है ना। जीएसटी लॉ लेके आया, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए क्या चाहिए होती है? हमको एक बड़ी मार्केट चाहिए होती है ना। तो जीएसटी उसी का ही इवोल्यूशन है ना, उसी का स्टेप फॉरवर्ड है। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने एक चीज और बोली कि कितनी भी बैकवर्ड सोसाइटी हो, कितनी भी डेवलप्ड सोसाइटी हो, कितनी भी फॉरवर्ड सोसाइटी हो, हर सोसाइटी में कुछ पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं। एवरी सोसाइटी हैज पॉलिटिकल सिस्टम। ऑल पॉलिटिकल सिस्टम्स प्ले सेम फंक्शन। सब जगह सेम काम हो रहे हैं सारी सोसाइटीज में, चाहे उसको कोई इंस्टीट्यूशन कर दे, लेकिन हो सब काम रहे हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तीसरी क्या है कि एक सिस्टम मल्टी फंक्शनल होता है ना। सिस्टम मल्टी फंक्शनल होता है, एक काम नहीं करता, बहुत सारे काम करता है। और चौथा इन्होंने क्या बोला कि एक सोसाइटी में या एक सिस्टम में बहुत सारे कल्चर होते हैं। इसकी बात आगे करेंगे, कल्चर की, याद रखिएगा, आपका टॉपिक है कल्चर। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर एक अलग से टॉपिक है, उसमें बात करेंगे इसकी। ठीक है, और इसके बेसिस पे इन्होंने अपना मॉडल दिया। ठीक है, इन्होंने भी सेम मशीन दी, है ना, जिसमें सबसे पहला काम कौन सा है? इनपुट है और आउटपुट है। इनपुट में क्या क्या है?
सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन क्या होता है मैम बताइए? सराउंडिंग ऑफ पर्सन, लेकिन होता क्या है उसमें, आप बताइए सर क्या होता है? सर आपको नींद आ रही है, आप बताइए, नहीं आप बताइए बताइए। हाँ, है ना, चाय की टपरी पे जब लोग खड़े होते हैं कि चाइना में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप वहां से बात को सुनते हैं तो वो आपको सोशलाइजेशन हो रहा है ना, वो सोशलाइजेशन है। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या बोला, दूसरा क्या होगा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अलावा? इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, कि हमारे क्या इंटरेस्ट है उनको हम आर्टिकुलेट करेंगे। इसी में इन्होंने 4 प्रकार के इंटरेस्ट ग्रुप भी दिए हैं। ठीक है, ये हमने लिखे नहीं है क्योंकि हमको बताने हैं। इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए होते हैं, जो फॉर्मल होते हैं, जैसे नो नॉट एनजीओज, एनजीओज आर नॉट रिलेटेड टू स्टेट, दे आर नॉट इंस्टीट्यूशनल, है ना। क्या बोलेंगे, सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जैसे सॉरी सिविल सर्वेंट, ऑल इंडिया सिविल सर्वेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आईएएस आईपीएस एसोसिएशंस होती हैं, है ना, दीज आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं? नॉन एसोसिएशनल। ठीक है, तीसरे क्या होते हैं? एनोमिक, और चौथे क्या होते हैं? एसोसिएशनल। एनोमिक होते हैं जो तुरंत अचानक से बन जाते हैं, जिनकी कोई प्लानिंग नहीं की हुई होती। ठीक है, एसोसिएशनल होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप का वो करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे फिक्की, फिक्की किसके लिए बना हुआ है? बिजनेस पीपल ना, बिजनेस ग्रुप, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चैम्बर्स ऑफ इंडिया, समथिंग लाइक दैट, है ना, या सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, है ना। ये कौन से हैं? एसोसिएशनल। नॉन एसोसिएशनल कौन से होंगे? जो रूडिमेंट्री फैक्टर्स के आधार पे बनते हैं, कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे। जैसे बहुत सारी महासभाएं होती है ना, क्षत्रिय महासभा, जाट महासभा, ब्राह्मण महासभा, दीज आर नॉन एसोसिएशनल। ठीक है, मेक सेंस, क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें हमने क्वेश्चन डाला है, जो सिंगल पेज आपको दिया है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखी हुई है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा किससे मिलेगा, है ना। सारे सही मैच हैं आपके हिसाब से? आप बताइए मैम। सारे मैच हैं सर? बी और डी में सही मैच है सर, सारे सही मैच हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बताया भी, आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, है ना, जो सरकार के अंदर होती हैं। हाँ, आप बताइए किस में आने चाहिए भाई? स्टूडेंट ग्रुप किस में आएगा? किस स्पेसिफिक क्लास का बता रहे हैं ना। ठीक है, मेक सेंस? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने ये 4 तरह के ग्रुप बताए, ये समझ में आ गए हैं प्रेशर ग्रुप्स? ये पूछ लेता है कई बार, तो इनको देख लीजिएगा अच्छे से। हमने क्वेश्चन भी इसी वजह से बनाया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये सारे सही मैच्ड हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा काम क्या है? इंटरेस्ट एग्रीगेशन। ये जितने प्रेशर ग्रुप्स हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होंगे, है ना। कोई कुछ, किसी की कुछ मांग होगी, किसी की कुछ मांग होगी, लेकिन इसको एक, ऐसा तो है नहीं सरकार सबकी मांगे पूरी कर दे, ना तो इतने रिसोर्सेज हैं, ना ही इतनी क्षमता है, ना ही इतनी कैपेसिटी है। तो उसको, उन सारे इंटरेस्ट्स को एक इंटरेस्ट, सारे इंटरेस्ट को मिला के क्या बनती है? एक पॉलिसी, है ना। तो इंटरेस्ट एग्रीगेशन जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं पॉलिसी, पॉलिसी बनती है। ठीक है, अगला क्या है? पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इसके पीछे बात हुई है, आरटीआई, ऑल दीज थिंग्स। अब आउटपुट फंक्शन, ये सब तो हो गया इनपुट में। आउटपुट में 3 चीजें आई, रूल, एडजुडिकेशन
ठीक है, रूल, एप्लीकेशन और एक और है ना, रूल मेकिंग। रूल मेकिंग, रूल मेकिंग किसका काम है? लेजिस्लेचर का। रूल एप्लीकेशन एग्जीक्यूटिव और रूल एडजुडिकेशन जुडिशरी। सही में आ गई तीनों अप्रोच, सॉरी दोनों अप्रोच। अब इसी से मिलती जुलती एक नई अप्रोच और है, कौन सी? साइबरनेटिक्स। ये भी सिस्टम अप्रोच से निकली है। साइबरनेटिक्स अप्रोच दी गई है कार्ल ड्यूइट्स से द्वारा। हाईलाइट कीजिए इसका नाम, कार्ल ड्यूइट्स। ठीक है, इनकी बुक का नाम भी हाईलाइट कीजिए, क्या नाम है बुक का? द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने भी शरीर का एग्जाम्पल उठाया है ना, बॉडी का एग्जाम्पल उठाया। क्या एग्जाम्पल उठाया? कि मेरी किताब में, मतलब ये कार्ल ड्यूइट्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, आई डोंट टॉक अबाउट द बोन्स। मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द नर्व्स। नर्व्स का क्या काम होता है? मैसेज इधर से उधर लेके जाना, है ना। तो इन्होंने बोला कि ऐसे ही पॉलिटिकल सिस्टम में, हर सिस्टम में इंफॉर्मेशन कंट्रोल का काम होता है ना, और उस इंफॉर्मेशन कंट्रोल के आधार पे चीजें होती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का काम होता है ना, और उसी आधार पर हर पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। तो कम्युनिकेशंस को स्टडी करो अगर किसी इंस्टीट्यूशन को जानना है, ठीक है। ये कार्ल ड्यूइट्स ने बोला। आपको बेसिकली ये याद रखना है कि कौन सी अप्रोच किसने दी है, किस किताब में दी है, और उसकी बेसिक फंक्शनलिटी क्या है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं क्या, डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल पे। बताइए क्या क्या इसमें दिक्कत है? डी क्या होगा इसकी जगह? नहीं, डी की जगह क्या होगा फिर? सोशलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? चौथा क्या होता है? फोर्थ वन क्या है? कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, जल्दी से रैप अप करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोल सिस्टम की ओर बढ़ना है, ठीक है। ये सब बातें हुई, एक बैकलैश आया बिहेवियरलिज्म के खिलाफ 1960s में, 70s में। क्यों आया? बहुत सारी चीजें हो रही थी यूएसए में, वियतनाम वॉर हो रहा था, ठीक है, रेशियल क्राइसिस था, देयर वर फाइटिंग्स गोइंग ऑन बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक्स, ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक्स की फाइट्स चल रही थी, है ना, विमेन इश्यूज चल रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने उठ के, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने उठ के बोला कि आप अपने आइवरी टावर्स में बैठ के ये थ्योरी बिल्डिंग जो कर रहे हैं, इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है ना। भाई आपने थ्योरी बिल्डिंग कर ली, सिस्टमाइजेशन कर लिया, बहुत अच्छे अच्छे नए नए डेटा फैक्ट इकट्ठे कर लिए, इसका रियलिटी में इसको, इनको एक्सप्लेन करने में, इनको सोल्व करने में तो आपका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। आपने सिस्टम बना दिया, साइबरनेटिक्स डेरिवेटिव दे दिया, तो पोस्ट, इसको बोला, इस मूवमेंट को बोला गया पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ट्रेडिशनल अप्रोच के खिलाफ कौन सा मूवमेंट आया? बिहेवियरलिज्म, है ना। मॉडर्न अप्रोचेस बिहेवियरलिज्म से निकली ना, और बिहेवियरलिज्म के खिलाफ फिर क्या आया? पोस्ट बिहेवियरलिज्म। एक्चुअली खिलाफ नहीं था, ये बस ये कह रहा था कि जो ट्रेडिशनलिस्ट कर रहे थे, मतलब वैल्यू सिस्टम को जो वरीयता दे रहे थे, उसको भी वापसी लेके आइए, और यहां आके बिहेवियरलिज्म और ट्रेडिशनल अप्रोचेस दोनों जोड़ के पोस्ट बिहेवियरलिज्म को जन्म मिला, ठीक है। मेक सेंस? ठीक है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में एक वर्ड लिख लीजिए, क्रेडो ऑफ रिलेवेंस। लिखिए, पोस्ट बिहेवियरलिज्म लिख लीजिए, क्रेडो, CREDO ऑफ रिलेवेंस। ये वर्ड दिया डेविड ईस्टन ने, आगे लिख भी लीजिए, डेविड ईस्टन। लिख लिया? हाँ, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ थ्योरी मत बनाइए, उनकी रिलेवेंस भी बताइए। आपने प्रोसेस तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, फैक्ट बहुत अच्छे से बता दिए, लेकिन जो सोसाइटी में हो रहा है वो भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अल्टीमेटली पॉलिटिकल साइंस का काम क्या है? स्पीकिंग ट्रूथ टू द पावर, स्पीकिंग ट्रूथ टू द पावर, दैट इज द सोक्रेटिक फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और आप वही काम नहीं कर रहे हो,
थ्योरी बिल्डिंग पे काम कर रहे हो, डेटा पे काम कर रहे हो, साइंटिफिक उस पे डिस्कवरी पे काम कर रहे हो, सोसाइटी में जो हो रहा है यू आर इग्नोरिंग दैट, है ना, उसको कौन करेगा? तो उन्होंने उसको नाम दिया, और डेविड ईस्टनी थे जिसने बिहेवियरलिज्म दिया था। 8 जिन्होंने कैरेक्टरिस्टिक दी थी बिहेवियरलिज्म की, वो डेविड ईस्टनी थे। और डेविड ईस्टन ही ने ही बोला कि बिहेवियरलिज्म को फिर से इवॉल्व होना पड़ेगा पोस्ट बिहेवियरलिज्म में, है ना, सिर्फ थ्योरी बिल्डिंग से काम नहीं चलेगा। एक्सप्लेन कीजिए, क्लियर है? ठीक है, इसी में निकल के आया न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, अगला जो पॉइंट है ना। इंस्टीट्यूशनिस्ट क्या कह रहे थे कि इंस्टीट्यूशंस को पढ़िए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को पढ़िए। बिहेवियरलिस्ट ने आगे बोला कि नहीं, इंस्टीट्यूशन को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनके बिहेवियर को पढ़िए। न्यू इंस्टीट्यूशनल बोले ना तो बिहेवियर को अकेले पढ़ने से काम चलेगा, ना इंस्टीट्यूशंस को अकेले पढ़ने से काम चलेगा, दोनों को पढ़िए, दोनों को पढ़ने से काम चलेगा। और इसको नाम दिया गया न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। यहां वापसी होती है स्टेट की, है ना। स्टेट कहां चला गया था? बाहर चला गया था, इसके बारे में कोई पढ़ नहीं रहा था। किसने बाहर भेजा था? डेविड ईस्टन ने और बिहेवियरलिस्ट ने, जब उन्होंने इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच को नकार दिया था, है ना। उसके बाद फिर से वापसी हुई, जिसको नाम दिया गया ब्रिंग द स्टेट बैक इन। लिख लीजिए, बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, ब्रिंग द स्टेट बैक इन। थेड़ा स्कोकपोल, THEDASKOCPOL। अगर पूछेगा कि ब्रिंग द स्टेट बैक इन किसने बोला तो बता देंगे अब? थेड़ा, THEDA, थेड़ा, स्कोकपोल, SKOCPOL, SKECPOL। ठीक है, अब कोई पूछेगा तो बता देंगे। क्रेड ऑफ रिलेवेंस किसने दिया? डेविड ईस्टन ने। बिहेवियरलिज्म की 8 कैरेक्टरिस्टिक किसने दी? ब्रिंग द स्टेट बैक इन किसने दिया? थेड़ा स्कोकपोल। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को नई जान मार्चन ओल्सन नाम के 2 पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने दी। इनकी किताब का क्या नाम है? हाईलाइट कीजिए इसको, हाईलाइट कीजिए। द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स इन पॉलिटिकल लाइफ, 1984 की किताब है। ठीक है, इसमें इन्होंने तरह तरह के नए नए इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में बताया। ये पढ़ लेंगे कि इसको डिस्कस करें? पढ़ लेंगे या बताएं थोड़ा सा एक बार? पढ़ लेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, मिक्स कर दिया। हाँ, जो बिहेवियरलिस्ट कह रहे थे, बिहेवियरलिस्ट क्या कह रहे थे? बिहेवियर्स को पढ़ो। और ट्रेडिशनलिस्ट क्या कह रहे थे? इंस्टीट्यूशंस को पढ़ो। दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों की अच्छी अच्छी बातें लेके न्यू इंस्टीट्यूशनिस्ट लेके आए, है ना। और स्टेट की वापसी हुई। स्टेट की वापसी क्यों हुई? स्टेट चला गया था ना। अब किसकी बात कर रहे थे? पॉलिटिकल सिस्टम्स की, है ना, रूल एडजुडिकेशन, रूल मेकिंग, ये सब बात कर रहे थे। स्टेट तो बाहर भगा दिया था फंक्शनलिस्ट ने और इनपुट आउटपुट मॉडल वालों ने, उसकी फिर से वापसी हुई। ठीक है, ठीक है। मूविंग ऑन, इसमें आपको थोड़ा बस ये बता देते हैं कि जो रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म है, हाईलाइट कीजिए, वो यूटिलिटेरियनिज्म के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म कि मेरा क्या फायदा होगा। जब एक्टर्स ऐसा सोचते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उसको रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिस्ट बोला जाता है। ठीक है, बाकी आप नॉर्मेटिव और बाकी जो है हिस्टोरिकल, एम्पेरिकल, इंटरनेशनल, इन सबको पढ़ लीजिएगा। ठीक है कुछ नहीं, जो पहला वर्ड है वो और इंस्टीट्यूशनल दोनों साथ कर दिए गए हैं, दोनों को मिला दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच पे। कल्चर क्या है? व्हाट इज कल्चर? बताइए भाई। यस, एग्जैक्टली, नॉलेज वी गेट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, जिससे सोशलाइजेशन होता है। हमारे एटीट्यूड्स, बिहेवियर, नॉर्म्स सब कल्चर का पार्ट बनते हैं। जैसे चाइनीज कल्चर, अब कोई ढूंढने निकले चाइनीज कल्चर लेंस लेके तो ढूंढ पाएगा नहीं, बट कुछ तो है ना। या एक चीज और हम आपको बताएं, जैसे फ्रेंच कल्चर, फ्रांस के बारे में क्या एक बात कही जाती है, दे डोंट लाइक टू फॉलो रूल्स। उनको बहुत शौक होता है हड़ताल करने का, स्ट्राइक्स करने का, तो उनका वही कल्चर बन गया है ना। इसी तरह ईरान का एक कल्चर है कि उनको न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए, चल रहा है ना न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, तो उनको न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए। सिमिलरली हमने लास्ट क्लास में आपको एक एग्जांपल दिया था यूएसए का, क्या? गन कल्चर, है ना। गन कल्चर आप उनको कितना भी समझे, आप नहीं समझ सकते, है ना। तो पॉलिटिकल कल्चर वालों अप्रोच में काम आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलमेंट एंड वर्बा का। एलमेंट पावेल एंड सिडनी बर्बा, इन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम क्या है? सिविक कल्चर।
देख लीजिए, आगे लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। सिविक कल्चर बाय गैब्रियल एलमेंड एंड सिडनी वर्बा। इन्होंने एक किताब लिखी और इस किताब में इन्होंने बताया कि हर सोसाइटी एक कल्चर से दूसरे कल्चर की ओर बढ़ती है और हर सोसाइटी में कई तरह के पॉलिटिकल कल्चर्स पाए जाते हैं, है ना। इन्होंने स्टडी करी, कौन कौन से देशों की स्टडी करी, यूएस, यूके और इटली, जर्मनी एंड मैक्सिको। इन कंट्रीज की इन्होंने स्टडी करके किताब लिखी और इस किताब में इन्होंने बताया कि हर सोसाइटी में एक पॉलिटिकल कल्चर है और इन्होंने हर ये स्टडी करने के बाद कल्चर को 3 हिस्सों में बांटा। पहला पैरोकियल, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा पार्टिसिपेंट। तो ये 2 बातें इससे बताना चाह रहे थे, एक कि हर सोसाइटी में इन तीनों में से एक प्रकार का कल्चर मिलेगा, है ना। ये तीनों भी मिल सकते हैं, तीनों मिक्स में मिल सकते हैं, लेकिन हर सोसाइटी में ये मिलते मिलते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, जो उन्होंने अपना स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट मॉडल दिया था उसमें बात कर रहे थे ना लास्ट में कल्चर की, कि सब से बहुत सारे कल्चर होते हैं, हमने बोलते याद रखिएगा आगे काम आएगा, ये वही है, ठीक है, ठीक है। पैरोकियल कल्चर क्या होगा, जहां पर ना सब्जेक्ट्स को इनपुट का पता ना आउटपुट का पता, उनकी अपनी अलग दुनिया है, उनको कोई मतलब नहीं है कोई स्टेट है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम है कि नहीं है। कोई एग्जांपल जहन में आ रहा है? नहीं, डिक्टेटरशिप में तो लोग फिर भी पता है ना कि क्या चल रहा है। नहीं, नॉट एनार्की, उनको पता है, दे नो, वो वोट तो करने जा रहे हैं ना, है ना। उनको नॉर्थ कोरिया में भी लोगों को पता तो है ना कि डिक्टेटर है। वो नॉर्थ कोरिया वाला एग्जांपल आपके सब्जेक्ट में आएगा। अंडमान निकोबार की ट्राइब्स, है ना, आपको याद है 2-3 साल पहले 4 साल पहले कुछ एक वो हुआ था कि एक जो क्रिश्चियन मिशनरी उनको करने गया था उसको उन्होंने मार दिया था, लेकिन उनको किसी को सजा नहीं हुई, किसी ने उन पर केस नहीं करा। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो किस कल्चर में रह रहे हैं। तो ना तो वो इनपुट दे रहे हैं, ना वो आउटपुट दे रहे हैं, ना वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना उनको पता है कि कोई भारत नाम की सरकार है ना। उनको नहीं पता कि भारत नाम का कोई देश है जिसके हम वासी हैं और जो एक योजना चला रहा है जिसके थ्रू हमें कुछ पैसे मिल सकते हैं, उनको नहीं पता। दे आर नॉट अवेयर अबाउट द रियलिटी, दैट इज पैरोकियल कल्चर। मेक सेंस, है ना। ऐसे बहुत सारी ट्राइब हो सकती हैं साउथ अफ्रीका में या फिर सॉरी अफ्रीका में या फिर लैटिन अमेरिका में, है ना, ठीक। दूसरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन आएगा, बोला आपने भी, नॉर्थ कोरिया। वो पैसिव रिसिपिएंट हैं, उनको पता है कि सिस्टम कैसा है ना, उनको पता है कि ये गलत है या सही है, लेकिन वो उसमें कुछ कर नहीं सकते, उनका कुछ इनपुट नहीं है, दे आर जस्ट पार्ट ऑफ आउटपुट। सरकार कुछ देगी तो ले लेंगे, नहीं देगी तो नहीं लेंगे। ऐसी बहुत सारी डिक्टेटरशिप जहां पे कोई रोल ही नहीं होता पब्लिक का, उनको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कल्चर, ठीक है। फिर आता है पार्टिसिपेंट कल्चर। पार्टिसिपेंट कल्चर कौन सा है? अच्छा, एक चीज और, सब्जेक्ट में एक और हो सकता है। एक एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में दिया था, जैन जी ना, जैन जी, अरे जैन जी भाई, नहीं उनको पता तो है सरकार है, पासपोर्ट लेके घूम तो जा रहे हैं ना वो, नहीं हाँ, फिर वो इनपुट नहीं दे रहे ना कुछ भी, हम वोट नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जो सरकार दे वो कर ले, है ना, वो सब्जेक्ट में आएंगे ना। भाई पैरोकियल में कौन, जिसे पता ही नहीं है, जिसको यही नहीं पता कि कोई संविधान है, कुछ कानून है, कुछ नहीं है, उनका अपना ही सिस्टम है ना, वो किस में आएंगे, पैरोकियल में। जैनजी वाले किस में आएंगे, जैनजी, यही टर्म है ना, सब्जेक्ट में। मतलब हम इसका बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको सच में मत बोल दिया, बहुत सारे लोग बहुत सारे पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव भी हो सकते हैं, बट एक जो स्टीरियोटाइप है वो ये है कि जैनजी वाले सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है, उनको कोई लेना देना नहीं है, दे आर इनडिफरेंट टू पॉलिटिक्स, दे नो अबाउट इट बट दे आर इनडिफरेंट। कोई कानून, जैन जी, अरे 2000 वाली जनरेशन है ना, जो 2000 के पास बच्चे बड़े हुए हैं, वो मिलेनियल, हाँ एग्जैक्टली वही, ठीक है। और पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर में क्या आएगा, डेमोक्रेटिक नेशन जहां पे लोगों को अवेयरनेस है, जैसे स्विट्जरलैंड, हाईली पॉलिटिकली एक्टिव पीपल, है ना, डायरेक्ट जो जाके जो बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि ये दो, ये करो, रेफरेंडम में पार्ट ले रहे हैं, प्लेबिस्सिट में पार्ट ले रहे हैं, इनिशिएटिव में पार्ट ले रहे हैं, रिकॉल में पार्ट कर रहे हैं,
दे आर पार्टिसिपेंट। बट आप मुझे बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि कहीं पे एकदम प्योर पार्टिसिपेंट कल्चर हो या प्योर सब्जेक्ट हो? नहीं, है ना, नो। सो इसके लिए उन्होंने किसने, एल्मंड एंड वर्मा ने, सिडनी वर्मा ने, एल्मंड पावेल एंड सिडनी वर्मा ने इनको मिक्स कर दिया कि पैरोकियल सब्जेक्ट सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट पैरोकियल, इस तरह के मिक्सचर्स मिलते हैं, है ना, प्योर नहीं मिलता। और इसी को नाम दिया गया सिविक कल्चर। एक कंट्री का सिविक कल्चर कैसा है ये हमें पता लगेगा उसके ये सारे कल्चर्स देखने से। इन सबके मिक्सचर को क्या बोला गया, सिविक कल्चर। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर समझ में आ गया? कोई दिक्कत समस्या यहां तक कभी किसी को, है ना? ठीक है, तो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस यहां खत्म होती हैं। ठीक है, मेक सेंस? ठीक है, अब आइए जरा क्वेश्चन पे आइए। अब पहला क्वेश्चन तो हमने बता दिया, सारे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सही कर लिया है। तीसरा बताइए जरा, तीसरे में कौन सा सपोर्ट नहीं है? डी, ठीक है। फोर्थ हो गया है। फिफ्थ बताइए, सी सही है ना? क्यों सही है? मार्क एंड ओल्सन ने लिखी है द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। कहीं भी मार्क एंड ओल्सन का जिक्र आएगा तो उनका नए इंस्टीट्यूशनलिज्म से जुड़ाव है, ये बात याद रहेगी, याद रहेगी? ठीक है। सिविक कल्चर किसने लिखी है? गैब्रियल एल्मंड ने और सिडनी वर्मा ने। गैब्रियल एंड रॉबर्ट डैहलिन ने लिखी है, दूसरा नाम भी देखना है उसमें, है ना? ठीक है, और 6th हो गया है। 7th तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी कंपैरेटिव का कोई सवाल आएगा तो छोड़ के तो नहीं आएंगे, कर देंगे ना? पक्का? अच्छे से समझ में आ गया है? ठीक है, चलिए, तो ये मॉडर्न अप्रोचेस की कहानी खत्म होती है। अब सॉरी 8 क्वेश्चन रह गया। कौन सा वाला? जो 2 पेज हैं उसमें ना आते हैं। हमारा तो खो गया, नहीं मिल गया, मिल गया, मिल गया। बताइए, अब बताइए, अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, पक्का? सोच लीजिए आराम से। 3 क्यों गलत है? वही तो कर रहे थे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वो वाले। क्या आंसर होगा? साइबरनेटिक्स में क्या पढ़ा अभी हमने? कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा? तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के सिस्टम पे प्रभाव की क्यों नहीं बात करेंगे, है ना, कि वो कैसे चेंज करता है? तो तीनों सही होंगे इसके। हाँ, टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम्स। भाई मतलब वो तो इम्पैक्ट तो स्टडी कर ही रहे हैं ना, पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है ना? इसके बारे में और से सोचिए, नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में याद रखिएगा, याद दिलाइएगा, फिर से और डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं इलेक्ट्रोल सिस्टम पे। इलेक्ट्रोल सिस्टम के हैंडआउट सबके पास है? अभी मिले नहीं इलेक्ट्रोल सिस्टम के हैंडआउट? अभी तो दिए हैं, नहीं दिए क्या? ये वाला हैंडआउट नहीं दिया? दे देते हैं, ये लीजिए। ठीक है, इससे सवाल कैसे आते हैं? या तो इलेक्ट्रोल सिस्टम्स की कमियां पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कि कौन सी कंट्री में कौन सा इलेक्ट्रोल सिस्टम है ना? इलेक्ट्रोल सिस्टम है क्या? एनी आइडिया? टू चूज द विनर ऑफ वोट, इलेक्शन, है ना? जो कैंडिडेट है उनको कैसे सिलेक्ट करना है, उनकी वोटिंग कैसे होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने लोग आएंगे, लोग वोट कैसे करेंगे, ये सब इलेक्ट्रोल सिस्टम डिसाइड करता है ना? ए सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच पीपल गेट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम किस किस को चुनते हैं?
MP MLA ब्लॉक अध्यक्ष, है ना, ये सब हम इलेक्शन करते हैं ना, लोकल इलेक्शंस में लोग उसमें सब चूज करते हैं। तो वो वोटिंग कैसे होगी, है ना, कौन सी सीट किसको जाएगी, कितने लोग उसमें इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, कितने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जा सकते हैं, ये सब बात हम करते हैं इलेक्टोरल सिस्टम में। इलेक्टोरल सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं मेजरली, 3 प्रकार के होते हैं। पहला मेजोरिटेरियन सिस्टम, दूसरा प्रोपोर्शनल, ठीक है, और तीसरा मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होगा, इनको मिक्स कर देंगे तो मिक्स्ड बन जाएगा, मेजोरिटेरियन को और प्रोपोर्शनेट को, ठीक है, ठीक है। अब मेजोरिटेरियन जब सिस्टम की बात करते हैं, मेजोरिटेरियन वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? मेजोरिटी पार्टिसिपेट्स, फिर से सोचिए मैम, मेजोरिटी यस, मेजोरिटी सिस्टम का मतलब होगा कि जिसको ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला जो सिस्टम है मेजोरिटेरियन सिस्टम के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। एक एक वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है इसमें, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का क्या? हाँ, मतलब एक बैरियर है, उसको जो सबसे पहले पास कर जाएगा वो जीत जाएगा, है ना। इसकी दिक्कत क्या है? इस सिस्टम की दिक्कत क्या है? FPTP सिस्टम की दिक्कत क्या है? व्हाट इज द चैलेंज विद FPTP सिस्टम? आराम से नॉर्मल भाषा में बताइए हमको, वो एकेडमिक वाली तो सही में आ गई हमको। कम होगा, है ना, और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक धर्म जाति रिलीजन के आधार पे वोट डलें और उसके अगर कैंडिडेट ज्यादा हैं तो वो जीत जाएं, है ना। दूसरी क्या दिक्कत है? वोट का वेस्टेज। A B C D E ये चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, इसको मिले लेट्स से 20% वोट, इसको 19, है ना, इसको 18, इसको 17, इसको 16, कौन जीत गया? जीत गया। कितना वोट वेस्टेज हो गया? जिन लोगों ने इनको वोट डाले थे उनका रिप्रेजेंटेशन का क्या? ये तो 20% लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये वोट तो वेस्ट हो गए ना, है ना। तो वोट वेस्टेज इज एन इशू। लेकिन अच्छाई क्या है? इजी है। इंडिया की संविधान सभा में डिबेट हुई कि मेजोरिटेरियन सिस्टम चुने कि प्रोपोर्शनेट सिस्टम चुने। क्या चुना गया? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चुना गया। क्यों? डोंट यूज द वर्ड इलिटरेट, दे वर नॉट, हाँ, दे वर नॉट वेल एजुकेटेड। उसको न्यूआंसेस समझने के लिए प्रोपोर्शनल सिस्टम की, दे वर नॉट वेल एजुकेटेड नहीं, ठीक है। तो ये सिस्टम हुई। अब पढ़िए जरा, नोट्स में पढ़िए। फर्स्ट पास द पोस्ट और सिंगल मेंबर प्लूरिटी सिस्टम भी इसको बोलते हैं, SMP सिस्टम, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंट नहीं, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने से सेपरेटिज्म नहीं होता, कम होता है। आप अगर इतिहास उठा के देखें, लोगों का इतिहास देखें, तो पीपल हु गेट रिप्रेजेंटेशन ना, फिर वो सेपरेशन नहीं मांगते। सेपरेशन आदमी कम मांगेगा जब उसके अधिकार ना पूरे हो रहे हो, है ना। हाँ, मुस्लिम लोग तो यही कह रहे थे कि हमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दो, दे वर तो आस्किंग फॉर इट। दैट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट, दैट इज डिफरेंट, वो डिफरेंट है ना। जब आप किसी को रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज हैव सम रिजर्व सीट्स, है ना। सिमिलरली वीमेन हैव रिजर्वेशन इन पंचायत एंड लोकल गवर्नमेंट्स। अभी उसमें भी दे दिया है, पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में स्टेट को भी दे दिया है ना। कौन से अमेंडमेंट से दिया बाय द वे?
8th मैम शायद, देखिएगा, है ना। ओके नहीं मैम, देखिएगा, है ना, ये होमवर्क है, कौन सा अमेंडमेंट है देख लीजिएगा, ठीक है। तो उनकी वजह से सेपरेटिव टेंडेंसी बढ़ी है कि कम हुई है? डिबेट नहीं है, कम हुई है, वाकई में कम हुई है। आप लैंग्वेज का मुद्दा उठा के देखिए, रिलीजन का मुद्दा उठा के देखिए, हमेशा जब आप, एक और एग्जांपल, बांग्लादेश का बंटवारा, पाकिस्तान से बांग्लादेश बटा क्यों? क्योंकि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था। उनके यहाँ से एक इंसान जीत गया था, कौन? मुजीबुर रहमान था ना, वो जीत गया था, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने से मना कर दिया। क्यों? डोमिनेंट कल्चर कौन सा था? उर्दू वाला। बंगाली को क्यों बनाए? 2 पाकिस्तान हुआ करते थे ना पहले, ईस्ट और वेस्ट, तो उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, इस वजह से देश बट गया। दूसरा एग्जांपल, श्रीलंका, तमिल एंड सिंहलीज की लड़ाई, रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई, है ना। और इंडिया का इतना अच्छा एग्जांपल है कि हमने नागालैंड में या फिर दूसरे और ट्राइबल एरियाज में एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म को अपनाया हुआ है। हम लोगों को कह रहे हैं कि इट्स ओके इफ यू हैव अ डिस्टिंक्ट कल्चर, डिस्टिंक्ट वैल्यू सिस्टम, still you have representation in the law making bodies, in the polity of the country। तो कम हुआ ना, मेक सेंस? कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा आप इसके बारे में, ठीक है, ओके। बट हमेशा अगर कहीं भी बात आती है तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से सेपरेटिज्म नहीं बढ़ता है, रिप्रेजेंटेशन ना मिलने से सेपरेटिज्म की भावनाएं बढ़ती हैं, है ना। जैसे एग्जैक्टली लैंग्वेज का जो इशू था वो भी यही था, रिप्रेजेंटेशन का इशू था, है ना। तो कौन कौन से कंट्रीज में ये है? सबसे पहले तो, अरे भाई यूके यूएस छोड़िए, सबसे पहले बताइए कहाँ पे है? इंडिया। इंडिया में एमपी एमएलए वोट से चुने जाते हैं ना, ठीक है। दूसरा यूके, कनाडा, है ना, इन कंट्रीज में ये है। कहाँ कहाँ अक्सर कंट्रीज में है? जहां पर वेस्ट मिनिस्टर टाइप ऑफ पॉलिटी है, जहां जहां ब्रिटिश कॉलोनी रही है, वहां अक्सर ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पाया जाता है। दूसरा आता है क्या? सेकंड बैलेट सिस्टम। ये थोड़ा सा वोट वेस्टेज को कम करने का प्रयास है, सेकंड बैलेट, ठीक है। कैसे? सपोज कीजिए एक चुनाव में 5 प्रत्याशी खड़े हैं, कौन कौन? चंदू और बताइए, नाम बताइए। पप्पू और हैं सोनू मोनू, ये 4 लोग खड़े हैं, ठीक है। चंदू को वोट मिले 20%, पप्पू को मिले 19%, इनको 18, इनको 17। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता? जीत जाता। यहां ये नहीं होगा, यहां क्या होगा? ये हारे हुए मान लिए जाएंगे और इनके बीच में फिर से चुनाव होगा। तो उससे क्या होगा? दूसरा वोट, सेकेंड बैलेट। तो अब जो चुन के आएगा वो 50% का तो प्रतिनिधित्व करेगा ना। अब तो नहीं, अब तो जितना, सपोज कीजिए अगर 100 वोट पड़े तो अब तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वोट वेस्टेज हो, एक ना एक तो जीत के आएगा। इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मेजोरिटी सिस्टम। मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जो आएगा उसको जीता हुआ मान लिया जाएगा। सेकेंड बैलेट मतलब एक बार के जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनमें से जो टॉप हाईएस्ट कंटेंटर उनको फिर से चुनाव होगा। तो हो सकता है ना कि जो सोनू और मोनू के वोटर्स थे उनमें से सारे इसको ही वोट दे दें, है ना, तो ये जीत जाएगा। ठीक है, मेक सेंस? ठीक है, चलिए। हाँ, दैट इज द प्रॉब्लम, इट लीड्स टू लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। एक तो फॉर एग्जांपल इफ कंट्रीज लाइक इंडिया ऑलरेडी वी आर इन इलेक्शन मोड, बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकसभा हो रहे हैं, बच्चे कुछ लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं, ऊपर से ये और करवा दें, है ना, काम डबल हो गया। ठीक है, तो ये इसका इशू है, एक्सपेंडिचर, पैसा बहुत लगता है ना। ऑलरेडी हम इतना पैसा खर्च करते हैं चुनाव में, ऊपर से सेकंड बैलेट और करा दें तो और वो शराब वराब बंटने वाला जो काम होता है, माल प्रैक्टिसेस, वो फिर से बढ़ जाएंगी, डबल हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, चलिए। कौन कौन सी कंट्रीज में ये होता है? सबसे इंपॉर्टेंट फ्रांस में। फ्रांस में सबसे, आप हाईलाइट कीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए। फ्रांस में, चिली में, ऑस्ट्रिया में और रशिया में। ठीक है, हाईलाइट कीजिए। दिस इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज मिक्स्ड मेजोरिटी प्लूरलिटी सिस्टम। मिक्स्ड मेजोरिटी प्लूरलिटी सिस्टम।
मिला? हाँ, उसको हाईलाइट कीजिए। दूसरा क्या हाईलाइट कीजिए? दिस सिस्टम इज ऑल्सो फॉलोड इन यूएसए इन वोट पॉलिटिकल पार्टीज कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन इन। अब डोनाल्ड ट्रंप को, और दूसरा कौन है? नहीं नहीं, वो तो अलग अलग पार्टी के होगा ना एक। हाँ एग्जैक्टली, डिसेंटोस नाम है ना, डिसेंटिस। और तीसरा विवेक रामास्वामी। ठीक है, ये बन सकता है क्या इस बार? हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ट्रम्प से अच्छी बनती है इसकी। अच्छा ठीक है, चलिए। तो ये क्या होता है, कैंडिडेट चुनने के लिए अक्सर लोगों से राय मांगी जाती है, कोकेसेस वोट करते हैं, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। वो सब में ना पढ़ते हुए इतनी सी बात जान लेते हैं कि सपोज कीजिए अगर पब्लिक एक रिपब्लिकन्स वोट कर रहे हैं इन कैंडिडेट्स को चुनने के लिए कि कौन खड़ा हो, और सपोज कीजिए 3 कंटेंडर्स हैं और इसको फिर से मिले वही, इसको 20 मिल गए हैं, इसको 21 मिल गए हैं, इसको जैसे 18 मिल गए हैं, है ना। तो किसी को 50% नहीं मिले तो जो टॉप कंटेंडर्स हैं उनके बीच फिर से इलेक्शन होगा और जो उसमें से जीतेगा वो टिकट पा जाएगा पार्टी का, है ना। ठीक, चलिए ये बात हो गई सेकंड बैलेट सिस्टम की। अब अगला सिस्टम है अल्टरनेटिव वोट। अल्टरनेटिव ये थोड़ा सा ट्रिकी है और यह सप्लीमेंट्री भी है, ये इसका वेरिएंट ही है। यहां पर इंसान एक ही चुना जाएगा, ठीक है, वोट भी एक ही मिलेगा, लेकिन हल्का सा यहाँ ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? सपोज कीजिए ए बी सी डी 4 लोग खड़े हुए हैं चुनाव में, ठीक है। मान लेते हैं 50% वोट पाना है। मैम इतना इंटरेस्टिंग पढ़ा रहे हैं फिर भी आप यौन कर रही है। ओके, वही फ्रंट सीट पे बैठ के ए बी सी डी 4 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। सपोज कीजिए 50% वोट चाहिए जीतने के लिए, इसको मिलता है लेट्स कीजिए 28%, है ना। हाँ सॉरी, ये जो वोट होगा वो प्रेफरेंसेस में होगा, मतलब सपोज कीजिए 1000 वोटर्स हैं तो वो एक वोट तो एक ही डालेंगे, लेकिन एक प्रेफरेंस बनाएंगे कि सपोज कीजिए ए वाले को 28 लोगों ने बोला कि ये पहले नंबर पे हम इसको रख रहे हैं, सी वाले को बोला कि दूसरे नंबर पे हम इसको रख रहे हैं 27% वोट के साथ कि दूसरे नंबर पे ये चुना जाना चाहिए, और तीसरे नंबर पर बी चुना जाना चाहिए। इसको थर्ड 16% लोगों ने बोला है कि ये तीसरे नंबर का कैंडिडेट हमारा है, और चौथे नंबर का कैंडिडेट 14% वोट के साथ यहां पर है, ठीक है। आर एस टी वी ये 4 लोग वोट कर रहे थे ए बी सी डी के लिए, तो इन्होंने अपनी प्रेफरेंस डाली ऐसे, ए पहले नंबर पे, बी, फिर सी, डी। इन्होंने डाली बी सी ए और डी, इन्होंने डाली डी ए बी सी। तो काउंट कर लेंगे कितने लोगों ने ए को प्रेफरेंस दी, कितने लोगों ने बी को पहले नंबर की प्रेफरेंस दी, ऐसे करके इनके वोट मिल जाएंगे यहां। लेकिन अब क्या होगा, किसी ने 50% वोट तो नहीं पाए, है ना, तो जिसने सबसे कम वोट पाए हैं उसको एलिमिनेट कर देंगे, है ना। और जिन लोगों ने इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी उनकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएंगी, ठीक है। और उन्होंने जिसको वोट दिया होगा उसको वो वोट ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। सपोज कीजिए 14% वोट थे, जिन्होंने इनको वोट डाले थे, लेट्स कीजिए उसमें से 8% बोल रहे थे कि इनको दे दो, ठीक है, तो इनके 8% बढ़ गए। बाकी 5% बोल रहे थे इनको दे दो और 1% ने इनको दिया था, ठीक है। जब तक 50% का आंकड़ा नहीं हो जाता वैसे हर बार एक एलिमिनेट होता चला जाएगा। अब पहले नंबर पे कौन आ गया? 28 27 प्लस 8 के साथ सी पहले नंबर पे आ गया, ठीक है। अगर इसने 50% का कोटा पा लिया तो ये जीत जाएगा, अदरवाइज फिर से कौन एलिमिनेट होगा? अब बी, और बी वाले के वोट फिर से किसमें? ए और डी में बटेंगे, है ना। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे तब तक एक कैंडिडेट को विनिंग वोट नहीं मिल जाता, ठीक है। ठीक है जी, अंतर क्या हुआ अल्टरनेट और सप्लीमेंट्री वोट में? जीत जाएगा, हाँ जीत जाएगा, पहली बार में जीत गया। क्या अंतर हुआ अल्टरनेट वोट में और सप्लीमेंट्री वोट में? नहीं, वोट एक ही है, वोट आपका एक ही है, प्रेफरेंसेस आप बता रहे हैं, क्योंकि वोट एक क्यों है कि कैंडिडेट एक ही चुना जाना है।
वोट दो कहाँ मिलते हैं आगे बताएंगे, जब हम उसकी बात करेंगे ना मिक्स्ड वाले की और लिस्ट वाले की, तब बात करेंगे उसकी, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव वोट में और सप्लीमेंट्री वोट में अंतर ये है, अल्टरनेटिव वोट में आप सारे कैंडिडेट को उसमें प्रायोरिटीज में या उसमें लिस्ट में बताते हैं, आप 1 2 3 4 4 2 3 1 जितने भी जैसे भी आप लगाना चाहें। सप्लीमेंट्री में सिर्फ एक को बता सकते हैं, पहली चॉइस ए, दूसरी चॉइस सी, पहली चॉइस लेट्स से बी, तो दूसरी चॉइस आपकी ए या डी या सी, जो भी आप, सिर्फ एक प्रेफरेंस मिलती है दूसरी, और फिर उनके वोट काउंट होते हैं, सेम प्रोसीजर, ठीक है। वोट काउंट हो जाते हैं, ए को कितने मिला, बी को कितने मिला, सी को कितने मिला, डी को कितने मिला। समझ में आया, क्लियर है? सवाल आएगा तो कर देंगे ना। कौन कौन सी कंट्री में पाया जाता है बताइए? उसकी बात करेंगे आगे, वो थोड़ी सी उसमें टेक्निकल दिक्कत है। उसमें वोट की वैल्यू काउंट होती है, पूरी कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दी जाती है ना। उसमें कैंडिडेट एक ही होता है, लेकिन वो प्रोपोर्शनल वाले में आता है, इसमें नहीं आता है। उसकी बात आगे करेंगे जब प्रोपोर्शनल वाले की बात करेंगे, है ना। लगभग लगभग मिलता जुलता सही है, स्लाइट डिफरेंसेस, टेक्निकल डिफरेंसेस की बात करते हैं उसमें, ठीक है। ठीक, आइए अब कहाँ आइए, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में हाईलाइट कीजिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को स्पेशली हाईलाइट कीजिए। फिर मेयर ऑफ लंदन, कौन है मेयर ऑफ लंदन? हाँ, लेकिन उनका नाम तो होगा कुछ, सादिक खान शायद नाम है ना। हाँ, सादिक खान, ठीक है। ये समझ में आ गया, अभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ठीक है। हाईलाइट कीजिए, इट इज ऑल्सो नोन एज लिमिटेड वोट प्लान और अप्रूवल वोटिंग, ठीक है, एसवी सिस्टम। और किस किस कंट्री में है? बेलारूस और यूक्रेन, इसको भी हाईलाइट कीजिए, बेलारूस और यूक्रेन को, ठीक है। अगला मेथड कौन सा है? कोंडोरसेट मेथड, क्या नाम है? ये कोई साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे मेथड का नाम पड़ा है, कोंडोरसेट शायद ना, CONDORCET। ये मेरे हिसाब से तो शायद किसी कंट्री में नहीं है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अच्छा मेथड है। बट कॉम्प्लिकेटेड इतना है कि इसको कोई लागू नहीं कर पा रहा। इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अगेन कौन कौन लड़ रहे हैं? रामू, पप्पू और मोनू, 3 लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं, या एक और मान लीजिए, कौन? चंदू, ठीक है, मैम की बात मानते हुए RPMC, रामू, पप्पू, मोनू, चंदू, 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। यहां वोटर्स को जोड़ों में बताया जाता है कि इन दोनों में से चुनो एक, मतलब रामू और पप्पू में से चुनना हो तो किसको चुनोगे? पप्पू और मोनू में से चुनना हो तो किसको चुनोगे? मोनू और चंदू में से किसको चुनोगे? और कोई जोड़ा बन सकता है? हाँ, रामू और चंदू में से किसको चुनोगे? फिर रामू और मोनू में से किसको चुनोगे? और भी कुछ ऐसे बहुत सारे प्रोबेबिलिटी बनते चली जाएंगे, है ना। सपोज करो यार 8 अगर कैंडिडेट हो तो कितने पेयर बन जाएंगे? आप पढ़िएगा मैथ, वो और ज्यादा बन जाएंगे, है ना, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेट हो गया कि अगर हमारे यहाँ अगर 10 कैंडिडेट उस एक टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं तो कितने कितने जोड़े बन जाएंगे, तो कॉम्प्लिकेट हो गया। तो इस मेथड को कहीं भी फॉलो नहीं किया जाता, बट आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया। कोंडोरसेट मेथड, ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस मेथड का इजाद किया था और इनकी किसी ने नहीं मानी, क्यों? कॉम्प्लिकेट इतना था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, बाकी अगला ये हो गई यहां तक मेजोरिटेरियन मेथड्स की बात। बचे कौन कौन से हमारे? प्रोपोर्शनल और मिक्स्ड मेथड, उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज तक के लिए, आज के लिए इतना काफी है ना। समझ में आया अच्छे से? सारे मेथड समझ में आ गए हैं? अगली क्लास में हम इसको इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि हल्का सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो आप ऑलरेडी लग रहा है कि थक गए हैं, तो अगली क्लास में शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन 8 नंबर के बारे में सोच के आइए और अगली क्लास में उसके बारे में फिर से बात करते हैं, ठीक है। 8 नंबर ही था ना? हाँ, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल वाला आराम से बैठ के सोचिएगा इत्मीनान से, और फिर हमको बताइएगा कि आपने क्या सोचा, ठीक है। कहाँ पे? बट टेक्नोलॉजिकल नहीं हुआ है क्वेश्चन में, टेक्नोलॉजी कोई नहीं। हाँ,
बट अभी क्या हो रहा है, वो तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात थी ना। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का तो काम ही क्या हुआ है, इवोल्व ही 1950s के बाद से हुई है ना, उसको बोलना ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमने अब शुरू किया है, क्योंकि वो होलिस्टिकली देख रही है। एनीवेज थोड़ा सोचिएगा, वी डोंट नो, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थोड़ा तो सस्पेंस बना रहना चाहिए ना अगली क्लास के लिए। ठीक है, ठीक है जी। प्रोपोर्शनल मेथड की बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।